नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। अब हमने एक क्लास में पढ़ा था भाजकता के कुछ ऐसे नियम जो प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड थे, और आज हम पढ़ेंगे निश्चित संख्याएं, जैसे 2 से भाजकता के नियम, 3 से भाजकता के नियम, 4, 5 और 6 से भाजकता के नियम। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखिए 2 से भाजकता के नियम, या 2 से कौन सी संख्या है वो भाज्य होगी। तो ये सबसे आसान है। अगर कोई भी सम संख्या है तो वह 2 से भाज्य होगी। तो इसमें लिखिए सभी सम संख्याएं। 2 से कौन सी संख्या भाज्य होगी? तो सभी सम संख्याएं। अब इसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी सम संख्याएं हैं, अर्थात जिनके इकाई का अंक, हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या फिर 0 है, तो वो संख्याएं 2 से भाज्य होती है। केवल जो 0 अकेला 0 है, उसको हम 2 से भाज्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अलग ही टाइप का है थोड़ा। तो वो सम संख्या में नहीं आता है, क्योंकि 0 सम संख्या नहीं होती, 2 से ही शुरू होती है। लेकिन किसी संख्या, अन्य संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है, तो वो उसको सम संख्या बना देता है। इस कारण से हम 0 को यहाँ पे इकाई अंक के रूप में लिख रहे हैं। अब अगला देखते हैं 3 से भाजकता के नियम। बहुत ही आसान है। अगर कोई भी संख्या और उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है, तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। तो इसमें लिखिए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है, तो वह पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो वह पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7 और 2 9 और 3 12। अब ये 723 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है। आपने 7 में 2 को जोड़ा 9, और 9 और 3 जोड़ा तो हो गया 12। 12 में 3 का भाग जाता है, इस कारण से 723 है वो 3 से भाज्य हो जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15। ठीक, ये कोई संख्या है 53,232। आपको चेक करना है कि ये 3 से भाज्य है या नहीं है। तो हम इसके अंकों को जोड़ते हैं। 5 + 3 हो गए 8, + 2 हो गए 10, + 3 हो गए 13, + 2 हो गए 15। 15 में 3 का भाग जाता है, इस कारण से पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। एक अन्य और उदाहरण लिखते हैं, जैसे 7 8 9 3 2 1। ठीक, अब चेक करते हैं कि इसमें 3 से ये भाज्य है या नहीं है, क्योंकि लास्ट में 21 लिखा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये 3 से भाज्य है, लेकिन हकीकत में ये 3 से भाज्य है या नहीं है, इसका पता चलेगा इसके अंकों के योग से। तो जोड़ते हैं, 7 और 8 हो गए 15, 15 और 9 हो गए 24, 24 और 3 हो गए 27, 27 और 2 हो गए 29, 29 और 1 हो गया 30। इसके अंकों का योग है 30, और ये 3 से भाज्य है, इस कारण से पूरी संख्या है वो 3 से भाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता 6 8 9 3 2 1, तो क्या ये इस बार 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी? तो ये तो 3 से भाज्य हो गई थी, लेकिन ये दिखने में 21 है, लेकिन इस बार इसका जो अंकों का योग है वो 29 रहेगा, जो 3 से भाज्य नहीं है। इस कारण से ये पूरी संख्या भी 3 से भाज्य नहीं है। आप जोड़ेंगे 6 और 8 को, तो 8 और 6 14 और 9 हो गए 23 और 3 हो गए 26 और 2 28 और 1 हो गया 29। 29 जो है अंकों का योग, उसमें 3 का भाग नहीं जाता है, इस कारण से इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ये नियम था 3 से भाजकता का। अगला नियम है 4 से भाजकता का। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो 4 से भाज्य है, कौन कौन सी संख्या होती है जो 4 से भाज्य है? तो अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई के अंक 4 से भाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 4 के पहाड़े में जब 4 को 25 बार पहाड़ा बोलते हैं, 4 का पहाड़ा 25 बार बोलते हैं, तो 25 चौके होता है 100। या ऐसे लिखें कि 4 के पहाड़े में 4, 8, 12 ऐसे 96 और फिर आता है 100। 100 के बाद में 4 का भाग जाता है 104 में, 108 में और ऐसे ही जाता है 200 में। तो हर 100 के बाद में, 200 के बाद में, 300 के बाद में, जितने भी 100, 200, 300 इस प्रकार से संख्याएं बन रही है, उसके बाद वाली जो संख्या है, जैसे आपको चेक करना है, मान लीजिए 103 में कि 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो 100 में तो भाग जाएगा, लेकिन जो ऊपर वाले 3 है, तो ऊपर वाले 3 के लिए लास्ट के 2 अंक काम में लेने पड़ेंगे। अब ऊपर वाले 3 में 4 का भाग नहीं जाता है, इस कारण से 103 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 1002। आप चेक करें कि इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 100 में जाता है, 200 में जाता है, 300 में जाता है, तो ऐसे ही 1000 में भी भाग जाएगा, क्योंकि ये भी 100 का एक मल्टीपल है। तो 1000 में जाएगा, तो आपको केवल चेक करना है लास्ट के 2 अंकों में, मतलब 2 में। 2 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इस कारण 1002 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। और एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 10,000 और 6। ये लो जी, 10,006 लिखा हुआ है। तो आपको पता है 100 में भाग जाता है, 200 में, 300 में जाता है, तो 1000 में भी जाता है और 10,000 में भी जाता है। आपको केवल अंतिम 2 अंक में भाग देके चेक करना है। अब 6 में 4 का भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो लिख लीजिए 4 से भाज्यता के नियम में कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों, और कोष्टक में लिखिए इकाई व दहाई के अंक, इकाई व दहाई के अंक, कोष्टक बंद कर दीजिए। तो लाइन हो गई, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो, 4 का भाग जाता हो, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। उदाहरण देखिए 78942। ठीक, आपको चेक करना है 42 में भाग जाता है या नहीं जाता। तो 42 में 4 का भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। उदाहरण लिखिए 239678। आपको चेक करना है 78 में 4 का भाग जाता है क्या, तो 78 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। और उदाहरण देखते हैं 53282। आपको यहाँ पे केवल 82 में चेक करना है। 82 का आधा होता है 41, 41 का आधा फिर नहीं होता, इस कारण 4 का भाग नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 32984, अगर यहाँ पे 84 में 4 का भाग जाता है, इस कारण से पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। और उदाहरण लिखते हैं 53232। अब यहाँ पे अंतिम 2 अंक है 32, 32 में 4 का भाग जाता है, इस कारण से पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं लास्ट 10003 और 6। यहाँ पे अंतिम 2 अंक है 36, 36 में 4 का भाग जाता है, इस कारण से पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब 4 के बाद में नंबर आता है 5 का, तो हेडिंग लिखिए 5 से भाज्य। आप सब जानते हैं अगर किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह पूरी संख्या 5 से भाज्य हो जाएगी। तो लिख लीजिए 5 से भाज्य में लिख लीजिए यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो,
यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल लिख लो कुछ भी, 1 2 3 4 5, 5 से भाज्य है। 5 7 3 2 1 5, 5 से भाज्य है। 3 2 9 8 0, 5 से भाज्य है। ये तो बहुत ही आसान है, कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है 6 से भाज्य। 5 के बाद में नंबर आता है 6 का। 6 से भाज्य कौन सी संख्याएं होती है? तो आप देखिए 6 किन दो संख्याओं का गुणनफल है? तो ये 2 और 3 का गुणनफल है। 2 गुणा 3 होता है 6। इसका मतलब वो संख्याएं जिसमें 2 का भी भाग जाता है तथा साथ साथ में 3 का भी भाग जाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वह संख्याएं कितनी है जिसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। तो हमने 2 का भी भाग दिया, 3 का भी भाग दिया और फिर उसके लघुत्तम का भी भाग दिया था। ठीक है, तो लघुत्तम तो 2 और 3 का लघुत्तम है 6। इसका मतलब किसी संख्या में अगर 6 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब उसमें 2 का भी भाग चला जाएगा और उसमें 3 का भी भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जो सम संख्याएं होती है और 3 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिसके इकाई के अंकों का योग है वो 3 से भाज्य हो। ठीक, तो आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं कि वे समस्त सम संख्याएं जो 3 से भाज्य हो, वे सम संख्याएं जो 3 से भाज्य हो। बस इतना ही लिखना है। अगर सम संख्याएं है, पहली कंडीशन तो ये कि वो सम संख्याएं होनी चाहिए। कोई भी विषम संख्या 6 से भाज्य नहीं होती है और साथ में वो सम संख्या के साथ में 3 से भाज्य भी होनी चाहिए, तब जाके वो 6 से भाज्य होगी। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 6 का पहाड़ा लिखूं, 6 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौकी 24, 6 पंजे 30। आप ये देखेंगे कि 6 के पहाड़े में सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं, तो इनमें सब में 2 का भाग तो जाता ही जाता है और इन सब में 3 का भी भाग जाता है। 6 में 3 का जाता है। 2 और 1 इकाई का जोड़ है 3, 3 में 3 का भाग जाता है, इस कारण से इसमें 6 का भी भाग जाएगा। 8 और 1 जोड़ हो गया 9, 9 में 3 का जाता है तो इसमें 6 का भी जाएगा। 4 और 2 6, 6 में 3 का जाता है तो इसमें 6 का भी जाएगा। 0 और 3 जोड़ हो गया 3, 3 में 3 का जाता है तो 6 का भी जाएगा। 6 और 3 हो गए 9, 9 में 3 का जाता है, इस कारण से 6 का भी जाएगा। 6 का इसलिए जा रहा है क्योंकि ये सम संख्याएं हैं तो 2 का भी चला जाएगा और इनके योग में इकाई के जो अंक है या जो अंकों का योग है उसमें 3 का भी भाग जाता है और साथ में सम संख्याएं हैं, इस कारण से 2 और 3 का दोनों का भाग जाने से पूरी संख्या में 6 का भाग जा रहा है। ठीक, तो इसमें कुछ भी याद नहीं रखना कि वे सम संख्याएं जो 3 से भाज्य है वो 6 से भी भाज्य होगी। एक और नोट लिखिए यहाँ पे 6 के लिए, 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल, 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल 6 से भाज्य होता है, अर्थात इसमें 6 का भाग जाता है। कोई भी 3 लगातार संख्याएं आप ले सकते हैं, जैसे 51 गुणा 52 गुणा 53। ठीक, अगर ये 3 लगातार संख्याएं हैं तो इसमें 100% 6 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्लियर कर देते हैं। आपने लिखा 101, 102, 103, इसमें भी 100% बीच में गुणा का चिन्ह लगाना होगा। 101 गुणा 102 गुणा 103, इसमें भी 100% 6 का भाग जाएगा। कोई भी 3 लगातार संख्याएं ले लीजिए, जैसे आपने 7 8 9, 3 लगातार संख्याएं ली तो इसमें 100% 6 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा बता देता हूं। आप कोई भी 3 लगातार संख्याएं लेंगे तो उसमें कम से कम एक संख्या ऐसी होगी जो सम संख्या होगी। देख लीजिए, 51 विषम से स्टार्ट किया तो अगली संख्या सम आ जाएगी। अगर आपने सम से स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने लिखा 12 13 और 14, 3 लगातार संख्याएं लेनी है। 3 लगातार संख्याएं लेंगे तो अगर सम से शुरू की तो शुरुआत में सम संख्या आ गई, फिर विषम, फिर सम।
अगर शुरुआत में विषम ली तो अगली सम आ जाएगी, विषम ली तो अगली सम, विषम ली तो अगली सम। तो सम संख्या तो कन्फर्म आनी है। तो सम संख्या अगर कन्फर्म आएगी इसका मतलब 2 का भाग तो चला जाएगा। अब रही बात 3 के भाग की, तो 3 का भाग जाता है किन संख्याओं में? 3, 6, 9, 12 इनमें, अर्थात हर तीसरी संख्या में 3 का भाग जाता है। जैसे 3 लिखा, उसके बाद में 3 अगली, 3 के बाद 3 और 6, 6 में भाग जाता है, फिर 6 के बाद में 3 और 9, फिर 9 के बाद में 3 और जोड़े तो 12, फिर 12 में 3 और जोड़े तो 15। इसका मतलब हर तीसरी संख्या में 3 का भाग जाता है। और हम कितनी संख्याएं ले रहे हैं? 3। तो हर तीसरी संख्या, हो सकता है 51 में भाग जा रहा हो 3 का, अगर इसमें नहीं जा रहा तो 52 में जा रहा होगा, अगर इसमें भी नहीं जा रहा तो कन्फर्म 53 में तो भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लगातार 3 संख्याएं लिखेंगे तो उनमें 3 का भाग 100% जाता है। आप कहीं से भी चेक कर लीजिए। 51 है तो 5 और 1 जोड़ कितना हो गया? 6, इसमें 3 का भाग जा रहा है और एक सम संख्या आ गई, इस कारण से पूरी संख्याओं में 6 का भाग चला जाएगा। 101, 1 और 1 जोड़ हो गया 2, इसमें 3 का नहीं जा रहा, 2 और 1 जोड़ हो गया 3, इसमें 3 का जा रहा है। 102 में 3 का भी जा रहा है। 102 एक सम संख्या है, इस कारण से इसमें 2 का भी जा रहा है, तो इसमें 2 का भी जा रहा है और इसमें 3 का भी जा रहा है, इस कारण से पूरी इस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं। 12 गुणा 13 गुणा 14, इसमें देखो 2 और 1 3, 3 का जा ही रहा है, तो 3 का भी जा रहा है और ये सम संख्या भी है, इस कारण से इसमें पूरी संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। नोट कर लीजिए, 3 लगातार संख्याओं का गुणनफल भी 6 से भाज्य होता है। अगला नियम देखते हैं, 7 से भाजकता का नियम। तो 7 से भाज्य, 7 से कौन सी संख्या भाज्य होगी? इसका एक नियम है कि आप इकाई के अंक का दुगुना, इकाई के अंक का दुगुना शेष संख्या में से घटा दो। अगर बची हुई संख्या या तो 0 हो जाए या फिर वो 7 से भाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 7 से भाज्य होती है। उदाहरण देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है, जैसे 343, एक मैंने उदाहरण लिया 343। अब चेक करते हैं कि ये जो है 343 ये 7 से भाज्य है अथवा नहीं है। तो हम इकाई का अंक है यहाँ पे 3, इसका दुगुना, तो 3 का दुगुना होता है 6, उसको 34 में से घटा देंगे, 34 में से 6 घटाया तो कितना बचा? 28। अब ये जो 28 है वो 7 से भाज्य है, इस कारण से पूरी संख्या है वो 7 से भाज्य हो जाएगी। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 7007 है, क्या ये 7 से भाज्य है अथवा नहीं है? तो इकाई का अंक है 7, इसको बची हुई संख्या 700 में से घटाते हैं, तो 7 का दुगुना घटाते हैं तो 14 घटाना है, 700 में से 10 घटाए तो 690, 4 और घटाए तो 600 और 86। अब फिलहाल नहीं पता चल रहा तो ये प्रक्रिया और दोहराते हैं। इस 6 का दुगुना 12 घटाते हैं 68 में से, 68 में से घटाया 12, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो बचा 5, 56, 56 7 से भाज्य है, 7 से भाज्य है, इस कारण से पूरी संख्या 7 से भाज्य हो जाएगी। और एक उदाहरण लेते हैं, 14735। ठीक, चेक करते हैं कि क्या ये 7 से भाज्य है या नहीं है। तो इकाई का अंक है 5, इसका दुगुना 10 घटाते हैं 1473 में से, तो 1473 में से घटाया 10 तो बच गया 1463। फिलहाल नहीं पता चल रहा तो इस 3 का फिर से दुगुना 6 घटाते हैं 146 में से, 146 में से 6 घटाया तो 140। अब देखना 140 7 से भाज्य है जानते हैं, फिर भी अगर नहीं पता चले तो 0 का दुगुना होता है 0, और 0 को घटाते हैं 14 में से तो भी बचता है 14। अब देखना 14 7 से भाज्य है या नहीं है? बिल्कुल है, तो पूरी संख्या है वो 7 से भाज्य हो जाएगी। हालांकि आपको यही पता चल जाएगा कि 140 है वो 7 से भाज्य है, तो आगे की प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रक्रिया दोहराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं,
तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि 14 है वो 7 से भाज्य है। तो 7 से भाजकता का ये नियम है। तो लिखेंगे यदि संख्या के इकाई के अंक का दुगुना शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। नोट कर लीजिए। अगला नियम देखते हैं 8 से भाजकता का। 8 से भाज्य, ये 4 से भाज्य के जैसा ही है, उससे थोड़ा सा फर्क है। इसमें 4 में था अगर इकाई और दहाई के 2 अंक मतलब अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। इसमें है अंतिम अगर 3 अंक 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। तो लिखेंगे यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, कोष्टक में लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, 8 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो ये 8 से भाज्यता का नियम है वो क्यों है कि 3 अंक है उसी को क्यों चेक करना है, पूरी संख्या को चेक क्यों नहीं करना। आप जानते हैं 8 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 1000 आता है, 1000 में 8 का भाग चला जाता है। ठीक है, 1000 में अगर 8 का भाग देंगे तो वो चला जाएगा। तो 1000 के ऊपर वाला है, जैसे 1123 है मान लो, 1000 में तो भाग चला जाता है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जो 123 है केवल आपको उसी को चेक करना है। तो 1000 में भाग जाने के कारण से हम ऐसा करते हैं। 4 वाले में 100 में 4 का भाग जाता है, इस कारण से 100 को छोड़ देते हैं और 100 से ऊपर भाई इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में भाग जाता है, इस कारण से इकाई और दहाई में चेक करते हैं। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा 1000 में भाग जाता है, तो 1000 में भाग जाता है तो 2000 3000 4000 कितने भी हजार है उसमें 8 का भाग तो जाएगा। तो जो ऊपर बच जाता है मतलब अंतिम 3 अंक बच जाते हैं, आपको केवल उसी में चेक करना होता है। इस कारण से ये इसका नियम ऐसा बना हुआ है। तो उदाहरण देखते हैं 5392788। ठीक, अब आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या 8 से भाज्य है या नहीं है। तो आपको केवल अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। अब आपको पता है 8 8 में तो चला जाएगा, लेकिन ये जो 7 है वो भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो एक बार चेक करते हैं। 788 में 8 का भाग देते हैं, तो 788 में 8 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 8 एकम 8, 7 छोटा पड़ गया तो फिर पहाड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा। 7 8 56, 7 9 72 है ना, तो 9 72 और बच जाएंगे 6 और 68, 68 में नहीं जाता, इस कारण से पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। क्योंकि 788 में भाग नहीं जाता है तो पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। और उदाहरण देखते हैं 3 2 3 2 6 4 और यहाँ पे लिखता हूं 2। आपको चेक करना है कि इस संख्या में 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो आपको केवल अंतिम 2 अंकों में भाग देके चेक करना है। 8 अंटे 64 फिर बच गया 2, उसमें नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं कुछ ऐसे उदाहरण, जैसे 5 7 3 8, 4 और 8।
848 में 8 का भाग जाता है बिल्कुल, क्योंकि 800 में भी जाता है 48 में भी जाता है, 848 में चला जाएगा। इस कारण से इधर आप चाहे कुछ भी लिख दो, कितनी भी बड़ी संख्याएं लिख दो, अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है इसका मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। और उदाहरण लिखते हैं 9 7 8 7 6 और मैंने लिखा 4 और 3 और 2, 432। 432 में 8 का भाग जाता है या नहीं जाता है चेक करते हैं। तो 8 पंजे 40 और बच गया 3 और उतारा 2 तो हो गए 32, 8 चौके 32। ठीक, इसका मतलब इसमें भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। तो आपको 8 से भाजकता का नियम ये है कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा मतलब 3 अंतिम जो अंक है अगर उसमें 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। अब इससे अगला देखते हैं 9 से भाज्य। अब 9 वाला है वो 3 वाले के जैसा है। 3 वाले में इकाई के अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जा रहा था, वैसा ही 9 वाले में है। अगर अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। तो लिखेंगे आप 9 से भाज्य। इसमें लिखेंगे यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे 3 5 हो गए 8 और 9 हो गए 17 और 4 हो गए 21 और 6 हो गए 27। ठीक, इसमें आपको चेक करना है कि 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 3 और 5 8, 8 और 9 हो गए 17, 17 और 4 21 और 6 हो गए 27। इसके अंकों का अगर योग करें तो ये 27 आपको प्राप्त होता है और 27 जो है वो 9 से भाज्य है। तो अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तब तो वो पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी, और अंकों का योग अगर 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगला 10 से भाज्य, सब जानते हैं अगर इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या 10 से भाज्य हो जाएगी। कोई भी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना आसान। अगला देखते हैं 11 से भाज्य। अगर कोई संख्या इस प्रकार से हो जैसे 5 3 2 7 4, अब जैसी ये संख्या है वैसी की वैसी संख्या उल्टे क्रम में आगे लिखी हो, मतलब पहले आप ऐसे चले, अब आप आगे ऐसे चलेंगे, मतलब यहाँ ये जो 4 है वापिस यहाँ आएगा, फिर ये 7 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, फिर ये 5 आएगा, और इस प्रकार से एक पूरी संख्या बन जाए जो जिस क्रम में आदि संख्या है उसके उल्टे क्रम में शेष आदि संख्या है। मतलब पहले 5 3 2 7 4, तो लास्ट से देखेंगे तो 5 5 सेम है, 3 3 सेम है, 2 2 सेम है, 7 7 सेम है और 4 4 सेम है। अंतिम अंतिम को मिला लो, ऐसे मिला लो, या 5 3 2 7 4 फिर उल्टा 4 7 2 3 5, तो 4 7 2 3 5। अगर इस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हो तो वो 11 से भाज्य होती है। तो आप लिख लीजिए यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या में आधे अंक जिस क्रम में हो, जिस क्रम में हो शेष आधे अंक उसके उल्टे क्रम में हो, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी।
इसके दो नियम है, एक नियम और लिखा देंगे अभी, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल लिखते हैं, 5 4 3, फिर इसका उल्टा 3 4 5, 2 7 9, फिर इसका उल्टा 9 7 2। आप देखें तो अगर इसको दो भागों में बांट दें, इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या है वो एक दूसरे का मिरर इमेज टाइप से है, जैसे 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है। ठीक, इसमें भी आप देखेंगे तो 9 है 9 है, 7 है 7 है, 2 है और 2 है। हालांकि एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कांच के नजदीक है वो कांच के अंदर भी, प्रतिबिंब में भी नजदीक, और जो दूर है वो थोड़ा दूर, और जो सबसे दूर है वो सबसे दूर। ठीक, और उदाहरण देख सकते हैं, 3 2 7 5, 5 7 2 3। ठीक, तो ये बीच में नहीं लगाना आपको, पूरी एक संख्या है, ये भी पूरी एक संख्या है, ये केवल समझाने के लिए था, और ये पूरी एक संख्या है। तो पहला तो नियम ये है कि यदि दी गई संख्या में से आधे अंक है जिस क्रम में, उससे जस्ट उल्टे क्रम में शेष आधे अंक है, तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। लिखिए, यदि दी गई संख्या के क्रमागत अंक, क्रमागत अंक का मतलब यहां के लिए है एक को छोड़कर अगला, मतलब सम स्थान पर आने वाले और विषम स्थान पर आने वाले, समझ में आ जाएगा अभी। क्रमागत अंक अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो, मतलब 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी, तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। उदाहरण देखते हैं, 1 2 1। यहां पे देखो, पहला, फिर इसको छोड़ देना है अगला, इनको जोड़ लेना है, दूसरा इसको छोड़ देना, आगे कोई है नहीं तो यहां तक ही चलेंगे। ये लो जी, अब इस अकेले का योग तो है कितना, 2, और इन एक का और एक का योग भी कितना है, 2, और इसका योग भी है 2, 2 में से 2 गया तो 0। तो इनके अंकों का योग या तो 0 हो जाए, या फिर वो जो योग का अंतर आया है वो 11 से भाज्य हो, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो वो संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। और उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 3 3 1, 1341 11 का क्यूब होता है, इसको भी चेक करते हैं। ये पहली संख्या ली, इसको छोड़ के अगली संख्या लेंगे, इसको छोड़ के अगली संख्या कुछ है नहीं तो नहीं लेंगे, फिर देखना इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो इसका और इसका योग हो गया 4, 3 और 1 का योग हो गया 4, 4 माइनस 4 हो गया 0, तो ये 11 से भाज्य हो जाएगी। और एक उदाहरण लेते हैं, 1 3 3 1 0, मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया, तो इसमें 11 का भाग जाता है, तो 10 गुणे में भी 11 का चला ही जाएगा। इसको चेक करते हैं, 1 3 और 0, 1 में 3 जोड़ा 3, 3 में 0 जोड़ा 3, सॉरी 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 0 जोड़ा 4। अब 3 में 1 जोड़ना है 4, आगे कुछ है नहीं, तो 4 माइनस 4, ये भी हो गया 0। तो आपके समझ में आ गया होगा कि संख्याएं इस प्रकार से लिखी हो कि उनके अल्टरनेट जो अंक है, एक छोड़ के एक जो अंक है, अगर उनके योग का अंतर 0 हो या 11 से भाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। एक बड़ा उदाहरण लेते हैं, उससे आपके और जल्दी समझ में आ जाएगा।
6 बार मैंने 1 लिखा, क्या ये 11 से भाज्य है या नहीं है, चेक करते हैं। आगे कुछ है नहीं, 1 और 1 2 और 1 हो गया 3, इनका जोड़ आ गया 3। अब बचे हुए अंक है 1 और 1 2 और 1 है 3, 3 माइनस 3 ये हो गया 0, तो ये 11 से भाज्य हो जाएगी। और चेक करते हैं, 5 3 2 7 3 2 1 4 6 2 3 1, चेक करना है इसको। तो 5 और 2 हो गए 7, 7 और 3 हो गए 10, 10 और 1 हो गया 11, 11 और 6 हो गए 17, 17 और 2 3 हो गए 20, इनका जोड़ आ गया 20। अब बचे हुए अंकों का जोड़ करते हैं, 3 और 7 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12, 12 और 4 हो गए 16, 16 और 2 हो गए 18, 18 और 1 हो गया 19। 20 और 19 का अंतर कितना है, 1। इसमें 11 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। ये कब चला जाता, जब यहाँ 1 की जगह है 2 होता तो ये भाग चला जाता। ठीक, और उदाहरण लिख लीजिए, 9 3 7 6 4 2 8 1 3 2 7 5 1 3 2 7, चेक करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है, 11 का भाग देने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। 9 और 7 हो गए 16, 16 और 4 हो गए 20, 20 और 8 हो गए 28, 28 और 3 हो गए 31, 31 और 7 हो गए 38, 38 और 1 हो गए 39, 39 और 2 हो गए 41, ये हो गए 41। बचे हुए को जोड़ते हैं तो 3 और 6 हो गए 9, 9 और 2 हो गए 11, 11 और 1 हो गया 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 5 हो गए 19, 19 और 3 हो गए 22, 22 और 7 हो गए 29। अंतर देखते हैं, 41, चलो इसको भी मैं बढ़ा देता हूं, 8 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है ताकि आपके समझ में आ जाए। लास्ट वाले अंक को मैंने 8 कर दिया है, तो ये हुआ 41, इनका योग और इनका योग हुआ 30। 41 में से 30 गए तो कितना बचा, 11। क्या ये 11 से भाज्य है, बिल्कुल है। तो अगर ये अंतर 11 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 11 से भाज्य हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, 13, 17 और 19 से भाजकता के नियम। 11 तक हमने पढ़ लिया है, उसके बाद में 13 का देखना है और फिर 17 और फिर 19 से भाजकता के नियम देखने हैं। तो जैसा हमने 7 में पढ़ा था, कुछ वैसा ही 13, 17 और 19 के लिए है। तो एक साथ लिख लेते हैं। देखो, 7 के लिए क्या नियम था, 7 से भाज्य। इसके लिए नियम था कि इकाई के अंक का, इसमें तो था 2 गुणा घटा 2, शेष संख्या में से दुगुना घटा 2, फिर जो बचे उसको चेक कर लो। तो ऐसा ही कुछ 13 के लिए है। 13 से भाज्य के लिए है कि इकाई के अंक का 4 गुणा जोड़ दो। ये आपको थोड़ा याद रखना है, अगर याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ये इतने ज्यादा आपको जरूरी नहीं कि याद भी हो, आप भाग दे के चेक कर लेना तो भी आपका सवाल सही हो जाएगा। तो 13 से भाज्य के लिए 4 गुणा जोड़ दो। उसके बाद में है 17 से भाज्य, तो इसके लिए आपको 5 गुणा घटाना होता है, 5 गुणा घटा 2। और उसके बाद में है 19, 19 से भाज्य के लिए आप 2 गुणा और जोड़ दो। ठीक है, ये आपको करना है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको।
अब उदाहरण देखते हैं इनके। एक उदाहरण लिखिए, जैसे 13 के लिए चेक कर रहे हैं एग्जाम्पल। ये है आपके पास में 3952। आपको चेक करना है कि क्या यह 13 से भाज्य है। आपको क्या करना है, 13 से भाज्यता के लिए नियम है 4 गुणा जोड़ दो। किसका? इकाई के अंक का। आप इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, इकाई के अंक का 4 गुणा जोड़ दो शेष में। तो इकाई का अंक है यहाँ पे 2, इसका 4 गुणा, 2 का 4 गुणा होता है 8। 8 जोड़ेंगे 395 में, तो 8 और 5 हो जाएंगे 13 का 3, 9 और 1 हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 403। फिलहाल पता नहीं चल रहा, तो फिर से हम इकाई के अंक का 4 गुणा वापिस जोड़ देते हैं। तो इकाई का अंक है 3, 3 का 4 गुणा 40 में जोड़ते हैं, तो 3 का 4 गुणा होता है 12। 40 और 12 होते हैं 52। 52 में 13 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 13 चौके 52 होता है। तो ये 52 13 से भाज्य है, तो पूरी संख्या 13 से भाज्य हो जाएगी। ये नियम हो गया 13 का। ठीक है, उसके बाद में एक उदाहरण देखते हैं 17 का। एग्जाम्पल लिखिए 5151। क्या यह 17 से भाज्य है? तो 17 से भाज्यता का नियम ये है कि इकाई के अंक का 5 गुणा गठा दो। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 1। 1 का 5 गुणा होता है 5। तो बची हुई संख्या 515 में से 5 घटा दो, तो बच गए 510। फिलहाल मान लीजिए पता नहीं चल रहा, तो इकाई का अंक है 0, उसका 5 गुणा भी होता है 0। बची हुई संख्या में से घटा दो, 51 में से घटाया 0 तो बचा 51। 17 का भाग 51 में 17 थी, 51 जाता है, इस कारण से पूरी संख्या है वो 17 से भाज्य हो जाएगी। एक उदाहरण देख लेते हैं 19 से भाजकता का। तो 19 के लिए नियम है कि इकाई के अंक का दुगुना जोड़ दो। तो एक उदाहरण लेते हैं 7638। क्या यह 19 से भाज्य है? आपको चेक करके बताना है। तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का दुगुना करेंगे और वो जोड़ देंगे। इकाई का अंक है 8, 8 का दुगुना होता है 16। ये जोड़ेंगे, बची हुई संख्या 763 में 16 जोड़ा, 6 और 3 हो गए 9, 6 और 1 हो गया 7, और ये 7। फिलहाल पता नहीं चल रहा, तो इकाई का अंक है 9। 9 का दुगुना 18, फिर से जोड़ते हैं, तो 77 में जोड़ते हैं 18। 8 और 7 हो गए 15 का 5 हासिल की 1, 7 और 1 8, और 1 हो गया 9, 95। तो 19 को 5 से गुणा करते हैं, तो 19 5 95। इसका मतलब 95 है वो 19 से भाज्य है, इस कारण से पूरी संख्या है वो भी 19 से भाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने भाजकता की नियम है वो पढ़ लिए हैं। इसके अलावा भी कई और आपको एग्जाम्पल है सोल्व कराऊंगा, लेकिन वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।